आज का जमाना, उफ, मतलब ध्यान कहाँ टिकता है। फोन की घंटी है, वो लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल, ऐसे में किसी एक चीज पर फोकस करना बड़ा मुश्किल लगता है ना। हाँ बिल्कुल। और इसी माहौल में कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क का आइडिया लेकर आए हैं। हाँ, डीप वर्क। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये आखिर है क्या और इसे आज की दुनिया का सुपर पावर क्यों कहा जा रहा है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती है आजकल। हाँ। कैल न्यूपोर्ट, जो खुद कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के, पूरी एकाग्रता से और गहराई से किसी मुश्किल काम को करना। अच्छा, ये वो स्टेट है जहां हमारा दिमाग अपनी बेस्ट कैपेसिटी पर काम करता है, कुछ नया सीखता है या कुछ नया बनाता है। तो मतलब ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, ये क्वालिटी की बात है, गहराई की। बिल्कुल, सिर्फ घंटे नहीं बल्कि फोकस की गहराई। और न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये आज की दुनिया में एक महाशक्ति है, सुपर पावर। ऐसा क्यों? क्या आजकल ज्यादातर काम बस ऊपरी तौर पर ही नहीं हो रहा? एग्जैक्टली यही पॉइंट है। आजकल जिसे शैलो वर्क कहते हैं ना, मतलब ईमेल का जवाब देना, छोटी मोटी मीटिंग्स, वो सोशल मीडिया अपडेट्स, इन चीजों का बहुत बोलबाला है। ये जरूरी लग सकती हैं, पर ये गहरी सोच या स्किल को नहीं बढ़ाती। डीप वर्क इसलिए सुपर पावर है क्योंकि इसी से हम मुश्किल चीजें तेजी से सीखते हैं और हाई क्वालिटी ओरिजिनल काम कर पाते हैं। तो असली वैल्यू क्रिएशन यहीं से होती है। हाँ बिल्कुल। क्या ये क्षमता कुछ खास तरह के लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, जैसे न्यूपोर्ट ने बताया अपनी किताब में? हाँ, वो 3 तरह के लोगों का जिक्र करते हैं जिन्हें आज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा फायदा होता है। एक तो वो जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ आराम से काम कर सकें, जैसे कोडर्स, डेटा साइंटिस्ट्स। ठीक है। दूसरे वो जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं, मतलब सुपरस्टार्स। और तीसरे वो जिनके पास पैसा है या फिर नए आइडियाज हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा। इन तीनों के लिए ही डीप वर्क करने की क्षमता बहुत जरूरी है, ताकि वो तेजी से सीखें और बेस्ट आउटपुट दें। इसका एक बढ़िया उदाहरण शायद स्टीव जॉब्स का है। सुना है वो साल में कुछ दिन बिल्कुल अकेले में बिताते थे। हाँ, पूरी तरह एकांत में, सिर्फ एप्पल के फ्यूचर रोडमैप पर गहराई से सोचने के लिए। शायद यही डीप वर्क का असर था उनके विजन पर। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ एक पेंच है। जहाँ डीप वर्क इतना वैल्यूएबल है, वहीं ये आजकल और दुर्लभ होता जा रहा है, मिलना मुश्किल है। ये तो मैं समझ सकता हूँ। आजकल ऑफिस का माहौल ही कुछ ऐसा है, ओपन ऑफिस प्लान, हाँ, लगातार बातचीत, वो स्लैक पर पिंग पोंग चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे हमेशा बिजी दिखना ही प्रोडक्टिविटी मान लिया गया है। सही कहा, बिल्कुल सही। कंपनियां भी अक्सर मल्टीटास्किंग को बढ़ावा देती हैं, जबकि रिसर्च साफ कहती है कि हमारा दिमाग एक बार में एक मुश्किल काम पर ही ढंग से फोकस कर पाता है। न्यूपोर्ट तो कहते हैं कि ये जो मॉडर्न ऑफिस कल्चर है, खासकर ओपन प्लान ऑफिस, ये डीप वर्क के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। समाज ने जैसे इस सतहीपन को, शैलोनेस को अपना लिया है, डिफॉल्ट बन गया है ये। इसे ऐसे सोचें, अगर किसी स्टूडेंट को बस 3 घंटे मिल जाए बिना फोन, बिना इंटरनेट डिस्टर्बेंस के, हाँ, तो वो शायद हफ्ते भर का मुश्किल टॉपिक एक ही दिन में समझ ले। पर यह क्षमता कम दिखती है ना? बिल्कुल। लेकिन डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी या करियर के लिए ही नहीं है। अच्छा। न्यूपोर्ट का एक और जरूरी पॉइंट है कि ये जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा सार्थक भी बनाता है। ये बात दिलचस्प है। काम और सार्थकता, इसका क्या कनेक्शन है यहाँ? देखिए, जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, बाहरी दुनिया को भूल जाते हैं, तो हम एक खास मेंटल स्टेट में पहुंचते हैं। इसे फ्लो कहते हैं, फ्लो स्टेट। मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने इसे काफी पॉपुलर किया है। हाँ, सुना है मैंने फ्लो के बारे में। उस स्टेट में हमें एक गहरा संतोष मिलता है, एक जुड़ाव महसूस होता है काम से। हम सिर्फ काम निपटा नहीं रहे होते, बल्कि उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो काम करना खुद में एक रिवॉर्ड बन जाता है। हाँ, कह सकते हैं। न्यूपोर्ट इसकी तुलना एक मूर्तिकार के काम से करते हैं। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर हर छेनी बहुत ध्यान से चलाता है और कुछ सुंदर, कुछ मीनिंगफुल बनाता है। वैसे ही डीप वर्क के जरिए हम अपने दिमाग और स्किल से उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत सैटिस्फाइंग मानवीय अनुभव है। शायद इसीलिए न्यूपोर्ट ने लिखा है, डीप वर्क से भरा जीवन एक अच्छी तरह से जिया जाया गया जीवन है। वाह! तो कुल मिलाकर डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल। और आज के इस शोर शराबे वाले डिजिटल युग में ये सफलता और संतुष्टि दोनों दे सकता है। बिल्कुल। ये कोई जादुई टैलेंट नहीं है, ये बस इरादे और प्रैक्टिस की बात है।
इस भटकाव भरी दुनिया में ये सच में एक शांत क्रांति जैसी है जो हमें गहराई की तरफ ले जाती है। और शायद सोचने वाली बात यही है कि अगर हम अपनी रोज की भागदौड़ में जानबूझकर थोड़ा सा ही सही बिना भटकाव वाला समय निकालें, हाँ जरूर, तो ये ना सिर्फ हमारे काम को बेहतर करेगा, हाँ जरूर, बल्कि शायद जिंदगी में एक अलग तरह की शांति और मतलब भी ला सकता है। बिल्कुल, यही इसका सबसे गहरा संदेश है। पिछली बार हमने बात की थी कि गहरा काम मतलब डीप वर्क कितना जरूरी है, कितना रेयर है और कितना मीनिंगफुल है। हाँ बिल्कुल। पर जानना एक बात है, करना दूसरी है ना। हाँ बिल्कुल। तो सवाल ये है कि इसे असल में करें कैसे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि भाई ये सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक स्किल है, इसे सीखना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। सही बात है। तो आज हम उन्हीं 4 नियमों को समझते हैं जो कैल न्यूपोर्ट ने बताए हैं गहरे काम में महारत हासिल करने के लिए। हाँ, और ये नियम इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि देखिए, गहरा काम ना अनुशासन मांगता है। ये ऐसे ही अपने आप नहीं हो जाता। अच्छा, इसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, एक ढांचा चाहिए। बिना तैयारी के गहरे पानी में कैसे उतरेंगे? बिल्कुल। तो पहला नियम है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। मतलब इसके लिए एक सिस्टम बनाना होगा, टाइम और जगह फिक्स करनी होगी। कैल न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 अलग अलग तरीके बताए हैं, फिलॉसफी कह सकते हैं। हाँ। पहली है मोनेस्टिक, जैसे कोई साधु संत होते हैं ना, या कोई लेखक जो एकांत में रहता है, वो अपना लगभग सारा काम का टाइम गहरे काम में ही लगा देते हैं। पर ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ वही तो। दूसरा तरीका है बाई मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप साल के या महीने के कुछ हिस्से पूरी तरह से गहरे काम के लिए रख देते हैं। अच्छा। और बाकी टाइम दूसरे कामों के लिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, वो गर्मियों की छुट्टी में सिर्फ अपनी रिसर्च पर फोकस करता है। समझ गई। तीसरा और शायद सबसे ज्यादा लोगों के लिए करने लायक, वो है रिदमिक। मतलब रोजाना एक फिक्स टाइम पर, जैसे सुबह 7 से 9 या रात 9 से 11, बस गहरा काम। रोज उसी टाइम पर? हाँ, रोज एक आदत की तरह, जैसे जिम जाते हैं ना बॉडी के लिए, ये दिमाग के लिए वैसा ही है। और चौथा? चौथा है जर्नलिस्टिक। ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें होता है कि जैसे ही आपको खाली टाइम मिला, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो, आप फौरन गहरे काम में लग जाते हैं। अरे वाह! इसके लिए बहुत वो चाहिए, फोकस और डिसिप्लिन चाहिए कि आप स्विच कर सकें एकदम से। तो इनमें से चुने कैसे? मेरे लिए कौन सा सही है? देखिए, ये तो आपकी जरूरत और आपके काम पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोगों के लिए, जैसे स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस जाने वाले लोग, उनके लिए रिथमिक तरीका शायद सबसे अच्छा काम करता है। हाँ, वो रूटीन बन जाता है। हाँ, रोज सुबह 2 घंटे निकालिए या रात को 1 घंटा। मेन चीज है रेगुलरिटी। और हाँ, माहौल बनाना भी बहुत जरूरी है। माहौल मतलब उस टाइम पे फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, कंप्यूटर पर सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए, हो सके तो कोई शांत कोना पकड़ लिया, एक डीप वर्क जोन बना लिया अपना। ये जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बोरियत को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, आजकल तो हम 1 मिनट बोर नहीं हो सकते, जरा सा खाली टाइम मिला नहीं कि फोन हाथ में। ये नियम तो उल्टा कह रहा है। हाँ, और यही इसी सबसे बड़ी ताकत है। न्यूपोर्ट का पॉइंट ये है कि लगातार जो हमें स्टिमुलेशन मिलता रहता है ना, हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए दिमाग को, वो हमारे ध्यान लगाने की जो क्षमता है, फोकस करने की, उसको कमजोर कर देता है। अच्छा। सोचिए, जैसे कोई मसल है, अगर आप वजन नहीं उठाएंगे तो वो कमजोर हो जाएगी ना। हाँ। वैसे ही अगर दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग नहीं देंगे, हर छोटे से खालीपन में उसको फोन या कुछ और पकड़ा देंगे, तो वो लंबी देर तक एक चीज पर टिकेगा कैसे? ये तो बहुत गहरी बात है। हम तो अनजाने में अपने फोकस को खराब करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाधान क्या है? जानबूझकर बोरियत का सामना करें। कैसे? जैसे मान लीजिए कहीं लाइन में खड़े हैं या मेट्रो में 10 मिनट का सफर है, तो फोन निकालने की बजाय बस आसपास देखिए या अपने ख्यालों में रहिए। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे दिमाग को आदत पड़ेगी। न्यूपोर्ट एक और टिप देते हैं, इंटरनेट टाइम शेड्यूल करें। मतलब तय कर लें कि दिन में कब और कितनी देर आप सोशल मीडिया या न्यूज वेबसाइट्स देखेंगे। अच्छा, टाइम फिक्स कर लें। हाँ, बाकी टाइम इन विकर्षणों से दूर रहें। ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है। अब तीसरा नियम, ये शायद सबसे मुश्किल लगे कई लोगों को। सोशल मीडिया छोड़ें,
क्विट सोशल मीडिया। हाँ, ये थोड़ा एक्सट्रीम लगता है। कैल तो कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर चुनें कि कौन सा टूल, कौन सी ऐप आपके लिए वाकई ज़रूरी है। वो कहते हैं कि ये ऐप सिर्फ हमारा ध्यान नहीं भटकाते, ये हमारी ध्यान लगाने की काबिलियत को ही धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। देखिए, यहाँ उनका मतलब शायद ये नहीं है कि बस आंख बंद करके सब डिलीट कर दो। वो एक क्राफ्ट्समैन अप्रोच की बात करते हैं। क्राफ्ट्समैन अप्रोच वो क्या है? मतलब जैसे एक कारीगर अपने औजार को देखता है ना, वैसे हर ऐप या वेबसाइट को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये टूल मेरे सबसे जरूरी लक्ष्यों को पाने में वाकई कोई ठोस सीधा फायदा दे रहा है, या ये बस मेरा टाइम और अटेंशन खा रहा है। सिर्फ थोड़ा सा फायदा होता है या कनेक्टेड रहते हैं, ये काफी नहीं है। फायदा बड़ा होना चाहिए और नुकसान कम। मतलब हर ऐप को अपनी कीमत चुकानी होगी हमारे टाइम और फोकस के बदले में। सही पकड़ा। एक तरीका ये हो सकता है कि आप मान लीजिए 21 दिन या 30 दिन का डिजिटल डिटॉक्स करें, कुछ ऐप से बिल्कुल दूर रहें। अच्छा। फिर देखें, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्या दिमाग ज्यादा शांत रहा, क्या आपको सच में उन ऐप्स की कमी खली? अगर जवाब नहीं है तो शायद उन्हें अलविदा कह देना ही बेहतर है। ये सोचने वाली बात है, क्लैरिटी मिलती है इससे। बिल्कुल, ये भीड़ में रहकर नहीं मिलती। और चौथा आखिरी नियम है, सतही कामों को कम करें, ड्रेन द शैलोज। ये वो छोटे मोटे काम है ना जो लगते जरूरी हैं पर जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। हाँ, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, व्हाट्सएप के जवाब देना, ऐसी मीटिंग्स में जाना जिनका कोई क्लियर एजेंडा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये सतही काम हमारे दिन का बहुत बड़ा हिस्सा चुरा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इन्हें कम कैसे करें? ये तो करने ही पड़ते हैं कई बार। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं। एक तरीका है अपने दिन का ऑडिट करना। ऑडिट? हाँ, अपने शेड्यूल में हर घंटे या आधे घंटे के ब्लॉक को मार्क करें कि ये गहरा काम था, सतही काम या ब्रेक। दिन के आखिर में देखिए कि रेशो क्या है। आप शायद चौंक जाएंगे कि कितना कम टाइम गहरे काम में गया। अरे बाप रे, ये तो आई ओपनर होगा। हाँ, और एक और तकनीक है फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। मतलब अपने काम खत्म करने का एक पक्का टाइम तय कर लीजिए, जैसे शाम 6 बजे मतलब 6 बजे। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप ज्यादा फोकस करेंगे, फालतू चीजों को टालेंगे और प्राथमिकता देना सीखेंगे। हाँ, ये तो है। जब डेडलाइन होती है तो काम फटाफट होता है। बिल्कुल, ये लिमिट आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। आप सतही कामों को ना कहना सीखते हैं या उन्हें जल्दी निपटाना सीखते हैं। तो कुल मिलाकर ये चारों नियम, गहराई से काम करने का सिस्टम बनाना, बोरियत को गले लगाना, सोशल मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल और सतही काम कम करना, ये सब मिलकर हमें गहरे काम के लिए तैयार करते हैं। हाँ, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ये आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर ये मुमकिन है। सही कहा। ये सिर्फ टेक्निक्स की बात नहीं है, ये माइंडसेट बदलने की भी बात है कि मुझे सिर्फ बिजी नहीं रहना, मुझे इफेक्टिव होना है। असली वैल्यू, असली सेटिस्फैक्शन गहरे काम से ही आता है। तो ये थे कैल न्यूपोर्ट के वो 4 नियम जो हमें गहरे काम में माहिर बना सकते हैं। इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए लगातार कोशिश और इरादा चाहिए होगा। हाँ, और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरा आज अपने दिन को याद कीजिए, कितना टाइम सच में उस काम में लगा जिससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है, जो सच में गहरा काम था, और कितना टाइम सिर्फ भाग दौड़, ईमेल्स, मीटिंग्स या बस यूं ही निकल गया। इस पे ईमानदारी से सोचना, शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत